बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है सेल साइकिल। और सेल साइकिल आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, कि एक सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड होगा। सेल को डिवाइड होने में किन किन फेसों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन अगेन पैदा करना, रिप्रोडक्शन अगेन पैदा करना। तो यहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में। और ये रिप्रोडक्शन जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट में और डेथ रेट में। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है उसकी लाइफ की, वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन है। उसके बाद जब हम लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन जो है वो अकर्स है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। सपोज मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेल जैसे कि क्रोमोसोम है, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो न्यू क्रोमोसोम को प्रोड्यूस कर रहा है। और सेल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है न्यू सेल्स को। सेम लाइक दैट सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू सेल्स को, और उसी तरह एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है न्यू ऑफस्प्रिंग को। सेलुलर रिप्रोडक्शन को हम सेल डिवीज़न भी कह सकते हैं। ये सेल डिवीज़न को हम सेलुलर रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ अ सेल। सेलुलर रिप्रोडक्शन या सेल डिवीज़न जो है वो किसी भी सेल की पूरी लाइफ है। ये था थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन सेल साइकिल के ऊपर। रिप्रोडक्शन का तारुफ था कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मेन जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल यहाँ पे क्या है, सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ स्टेजेस आप कह सकते हो, यहाँ पे इवेंट्स कह सकते हो। फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड, जब तक कि सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, अनटिल इट कंप्लीट माइटोसिस, जब तक कि वो अपनी कंप्लीट माइटोसिस नहीं करता और न्यू सेल को प्रोड्यूस नहीं करता। उन पूरी की पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स को, सीरीज ऑफ स्टेजेस को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल का नाम देंगे। सेल साइकिल की फेजेस की बात करेंगे तो सेल साइकिल की जो मेन फेजेस हैं वो 2 फेजेस हैं। और फर्स्ट वन जो है इसकी वो इंटरफेज है, सेकंड वन जो है वो उसकी एम फेज़ है। इंटरफेज की अगर हम बात करेंगे तो इंटरफेज रिलेटिवली थोड़ा लॉन्ग पीरियड है, जो कि 18 से 20 आवर्स में कंप्लीट होता है। और अगर मैं आपको पूरे के पूरे सेल के डिवाइड होने का टाइम बताऊं तो वो 24 आवर्स होता है, जिसमें से इंटरफेज जो है वो 18 से 20 आवर्स टाइम ले रहा है। बाकी जो 4 आवर हमारे पास बचते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एम फेज़ के बारे में। एम फेज़ को जो है हम माइटोटिक फेज़ भी कह सकते हैं। एम स्टैंड फॉर माइटोसिस। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है इंटरफेज़ के बारे में कि इंटरफेज़ में सेल डिवाइड नहीं होता। हम पढ़ के रहे हैं, हम सेल की डिवीज़न को पढ़ रहे हैं। और मैं आपको भी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ें, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंटरफेज़ में सेल डिवाइड नहीं होता। तो बेसिकली इंटरफेज़ में सेल करता क्या है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, डिफरेंट स्टेजेस में जाते हुए अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने के लिए। और माइटोटिक फेज़ वो फेज़ होगी जहाँ पे वो अपने आप को डिवाइड करेगा। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होगा, बल्कि वो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेगा, जो भी इसको मटेरियल चाहिए होगा डिवाइड होने के लिए उसको वो प्रिपेयर करवाएगा। और एम फेज़ में जाके, माइटोटिक फेज़ में जाके वो अपने आप को डिवाइड करेगा। अगर हम फर्स्ट पे जो हमने देखा है इंटरफेज़ को, अगर हम उसकी फेजेस की बात करेंगे, फेजेस ऑफ इंटरफेज़ को अगर हम देखें तो इसकी 3 फेजेस हैं। एक को हम कहते हैं G1 फेज़, सेकंड हमारे पास S फेज़ है, और थर्ड जो है वो G2 फेज़ है। G1 स्टैंड फॉर फर्स्ट गैप जो है, इसमें इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कह सकते हैं। S स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस फेज़ में क्या होगा, DNA जो है वो सिंथेसाइज होगा। और रेप्लिकेशन ऑफ या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो भी एस फेज़ में ही होंगी। सेल जो है, सेल के क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। G2 जो है वो स्टैंड फॉर है सेकंड गैप। सेकंड गैप में सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द माइटोसिस के लिए, कि उसने माइटोसिस में जाना है।
अब यहाँ पे मैंने आपको 3 फेजेस जो बताई हैं, G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। ये तीनों की तीनों फेजेस को कलेक्टिवली जो हम टर्म यूज़ करेंगे इनके लिए, वो इंटरफेज़ की टर्म हम यूज़ करेंगे। तो इंटरफेज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं सेल में, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरफेज़ में सेल जो है वो ग्रो करेगा टू इट्स मैक्सिमम साइज़, और दूसरी बात ये है कि ये परफॉर्म करता है अपनी नॉर्मल सेलुलर फंक्शन में, सेलुलर फंक्शन को भी ये परफॉर्म करेगा। तीसरी बात ये है कि अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, डीएनए की कॉपीज़ जो है वो प्रिपेयर करवा लेगा। और चौथी बात ये है कि सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, सेल डिवीज़न के लिए। यहाँ पे ये जो हमने इसकी फर्स्ट फेज़ पढ़ी है इंटरफेज़ की, वो क्या है, G1 फेज़ है। तो G1 फेज़ में सेल में क्या चेंजेस आएगी, कौन से अपने वो प्रिपरेशन को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले तो सेल ये करेगा कि जो प्रोटीन की सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करेगा। पहली बात ही आ जाएगी कि सेल इंक्रीज़ करेगा सप्लाई ऑफ प्रोटीन को। सेकंड पे क्या होगा कि वो इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिज़ को। नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिज़ यहाँ पे सपोज हम कह लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, उनके नंबर जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि सेल जो है वो सिंथेसिस करेगा वेरियस एंजाइम्स को जो कि रिक्वायर हैं एस फेज़ के लिए, क्योंकि G1 फेज़ के बाद अब सेल ने कहाँ पे जाना है, किस स्टेज में से गुजरना है, एस फेज़ में से गुजरना है। तो G1 फेज़ में वो वेरियस एंजाइम भी सिंथेसिस करेगा जो कि हमें रिक्वायर होंगे एस फेज़ में जाने के लिए। एस फेज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है इंटरफेज़ की। एस फेज़ में सेल क्या करता है, सेल डुप्लीकेट्स करता है अपने क्रोमोसोम्स को। सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो ये पहले तो इस तरह से आएगा, ये क्या है, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये हमारा आ गया जी सेंट्रोमियर। अब अगर ये वाला हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स था तो एस फेज़ में जाके सेल क्या करेगा, इस अपने आप को ये सिस्टर क्रोमैटिड्स डुप्लीकेट होगा तो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। हर ये एक क्रोमोसोम की डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दी है, तो इसमें कितने क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इसमें। उसके बाद थर्ड फेज़ हमारी आ जाती है G2 फेज़। तो G2 फेज़ में सेल क्या काम करता है, सेल प्रिपेयर करता है प्रोटीन्स को जो कि एसेंशियल हैं माइटोसिस में जाने के लिए, क्योंकि G2 फेज़ के बाद सेल जो है वो माइटोटिक फेज़ में, M फेज़ में चला जाएगा जहाँ पे सेल ने अपने आप को डिवाइड करना है। और वो प्रोटीन जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए यूज़ होंगी वो भी G2 फेज़ में ही सेल जो है वो प्रिपेयर करवाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एम फेज़ को। एम फेज़ मैंने आपको बता दिया है कि एम स्टैंड फॉर माइटोसिस के लिए है यहाँ पे। और माइटोसिस के बारे में मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बताती चलूँ कि 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, वाल्टर फ्लेमिंग उसका नेम था। 1880s में सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में जब सेल डिवाइड हो रहा था तो उसने न्यूक्लियस को डिवाइड होने में जो उसने चेंजिंग देखी, जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस उसने देखी, उसको उसने नेम दिया था माइटोसिस का। तो माइटोसिस का वर्ड जो है ये माइटोस से निकला है, माइटोस से डिराइव किया गया है, और माइटोस का मतलब क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में देखा कि जब सेल जो था वो डिवीज़न फेस में गया था, जब सेल का न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड हो रहा था, तो उसने न्यूक्लियस में क्या देखा, उसने न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया माइटोस का, और उन्हीं माइटोस से फिर आगे हम इस प्रोसेस को कह रहे हैं, माइटोसिस का नाम इसको दे रहे हैं। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें सेल जो होगा वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी जाएंगे। सपोज अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल में है तो डॉटर सेल जो 2 में डिवाइड हो रहा है उन दोनों में भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकेरियोट्स हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमने देखा कि सेल जो थे वो 2 टाइप्स के हमने पढ़े। फर्स्ट वन जो थी वो यूकेरियोटिक सेल थे और सेकंड वन जो थे वो प्रोकैरियोटिक सेल थे। यूकेरियोटिक सेल्स वो सेल्स थे जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया गया था, जिनमें होता है, और प्रोकैरियोटिक्स वो सेल्स हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अब यहाँ पे डिफरेंस ये बताया गया है कि यूकेरियोटिक सेल में माइटोसिस होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन होती है।
होती बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या है, टू है। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें हाइड्रा की अगर हम एग्जांपल दे लें, प्लेनेरिया की एग्जांपल यहाँ पे ले लें, तो वो अपने आप को क्या करेगा, वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। सिंगल पेरेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और वही सिंगल पेरेंट्स जो है वो अपने आप को टू में डिवाइड कर लेता है, उसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हमारे पास हो रहा है कि यूकेरियोट्स में तो माइटोसिस हो रही है, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस क्यों नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात ये है कि माइटोसिस में जो डिवीजन होनी है वो होनी है न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर माइटोसिस भी कैसे होगी, जबकि माइटोसिस जो है वो डिवीजन किस चीज़ की है, उसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा सेल का, उसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि यूकेरियोटिक सेल में तो माइटोसिस होती है क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इसीलिए इसमें माइटोसिस की तरह का ही एक प्रोसेस है। माइटोसिस की तरह का तो हम नहीं कह सकते, इसलिए इसको माइटोसिस की तरह से कहा है कि जिस तरह से माइटोसिस में सेल जो है वो अपने आप को टू में डिवाइड करता है, इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल जो है वो अपने आप को, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम बाइनरी फिशन का। और बाइनरी फिशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। उसके बाद ये मैं आपको बताती चलूँ कि माइटोसिस किन सेल्स में होगी। माइटोसिस जो है ये होगी सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स भी कह सकते हैं। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे मिलके हमारा पूरे का पूरा बॉडी बना हुआ है, और सोमैटिक सेल जो है वो नंबर में बिलियन, ट्रिलियन, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में। जबकि जर्म लाइन सेल जो है वो उसके अपोजिट आ रहा है। जर्म लाइन सेल में मियोसिस होती है, जबकि सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस हो रही है। तो हमारे बॉडी सेल में कौन सा प्रोसेस आएगा, माइटोसिस का। और जर्म लाइन सेल या फिर गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, जर्म लाइन सेल भी हम उनको कह सकते हैं। उनमें जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन हो जिन सेल में, वहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा। ये था इंट्रोडक्शन माइटोसिस का, कि माइटोसिस को सबसे पहले 1880s में जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम सेल के न्यूक्लियस को जब डिवाइड होते हुए देखा, तो उसने उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उसने माइटोस का नाम दिया, और उन्हीं माइटोस से फिर ये प्रोसेस जो था वो माइटोसिस इसका नाम रखा गया। माइटोसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, और दोनों टू डॉटर सेल जो हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेम होंगे जितने के पेरेंट सेल में होते हैं। तो कौन से सेल हैं जिनमें माइटोसिस पाई जाएगी, जिनमें माइटोसिस होगी, वो है हमारे पास यूकेरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि न्यूक्लियस नहीं होगा तो वहाँ पे माइटोसिस भी नहीं होगी। फिर हमने सेल्स की बात की कि किन सेल्स में माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस किन में हो रही है, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं, और जर्म लाइन सेल को हम गैमेट सेल कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। जैसे कि हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल को देखा है, अब हम देखने लगे हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस कौन कौन सी हैं। तो देयर आर टू फेजेस ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट वन जो है वो है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन हमें नेम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, जबकि न्यूक्लियस की जब डिवाइड हो रहा होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या नाम देंगे, कैरियोकाइनेसिस का। उसके बाद जब मैं देखूं कैरियोकाइनेसिस की टाइप्स को, तो 4 टाइप्स हैं कैरियोकाइनेसिस की, या फेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस की। फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोफेज, सेकंड पे है मेटाफेज, थर्ड वन हमारे पास है एनाफेज, और फोर्थ वन है हमारे पास टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको हम यूं भी याद करने के लिए, सीरीज़ को याद रखने के लिए हम PMAT इसका एब्रीवेट जो है अगर हम यहाँ पे लिख लें PMAT, हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं आपको छोटी सी एक की बता दूं जो कि यहाँ से रिलेटेड तो नहीं टॉपिक से, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं। P से सपोज हम कह रहे हैं P से प्राइम, M से यहाँ पे मिनिस्टर, A से एट, और T से टी। प्राइम, मिनिस्टर, एट, टी।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज का जो फर्स्ट वाला लेटर है उसको यूज़ करते हुए हम इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए अगर हम ये छोटी सी की याद रख लें कि प्राइम मिनिस्टर एट टी, कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगा न्यूक्लियस की डिवीजन में वो कौन सा होगा, वो होता है प्रोफेज। सेकंड हमारे पास होता है मेटाफेज, थर्ड पे है एनाफेज और फोर्थ वन जो है वो है टीलोफेज। अब हम ये देखेंगे कि जो इसकी फर्स्ट फेज़ है कैरियोकाइनेसिस की, जबकि डिवीजन जो हो रही है हमारे पास न्यूक्लियस की, उसकी फर्स्ट फेज़ जो है प्रोफेज, उसमें क्या चीज़ आएगी, क्या चेंजिंग उसमें आएंगी। फर्स्ट वन जो चेंज आएगी वो ये होगी, वो हम देखेंगे सेल के अंदर कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो पड़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जिसको हम क्रोमेटिन का नाम देंगे। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर किस फॉर्म में होगा, लूज थ्रेड लाइक, बिल्कुल दागे नुमा शक्ल में एक क्लस्टर की फॉर्म में, थ्रेड जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में जब पड़ा होगा उसको हमने क्या नाम देना है, क्रोमेटिन का नाम देना है। ये डायग्राम में आप क्लियरली आप देख सकते हो ये क्या है, ये क्लस्टर है। क्लस्टर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हमने क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किसके अंदर है, ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। और प्रोफेज में नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि यही वाला जो क्रोमेटिन है, यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होगा, अपने आप को कॉइल करेगा। जब अपने आप को वो कॉइल करेगा, कंडेंस होगा, थोड़ा थिक होगा, तो वो किस फॉर्म में हमारे सामने आएगा, क्रोमोसोम बन जाएंगे ये हमारे सामने। ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि और जो इसमें चेंजिंग आती है वो कौन सी चेंजिंग इसमें आएगी कि न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो होता है, जो कि डार्क स्पॉट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो डिसअपियर हो जाएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि माइटोटिक स्पिंडल जो है वो माइटोटिक अपरेटस जो है उसकी फॉर्मेशन होती है प्रोफेज में। तो ये थी माइटोसिस की फर्स्ट फेज, जिसको हमने माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस को पढ़ते हुए हमने जब उसकी फेज पढ़ी है तो हमने उसकी फर्स्ट फेज को क्या कहा है, प्रोफेज, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म के स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। उस लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन का नाम दिया है। आगे जाके यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये कंडेंस होगा, अपने आप को कॉइल करेगा, अगेन रिकॉइल करेगा, तो किस फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में हमारे सामने आएगा। और जो नई चीज़ हमारे पास आएगी वो क्या होगी कि न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और माइटोटिक अपरेटस जो है उसकी फॉर्मेशन होगी इसमें। सेकेंड फेज है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज हम कहते हैं मिडिल फेज। इसमें क्या होगा, अगर आप इस वाली डायग्राम को देखो तो क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियोलस है, ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, ये साथ में आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपको न्यूक्लियर इन्वेल्प आपको नज़र आ रहा है। जबकि प्रोफेज में, मेटाफेज में जाके ये न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है यहाँ पे डिसअपियर हो गया, तो मेटाफेज में हमें ये नज़र नहीं आएगा, हमें न्यूक्लियोलस भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम कहीं पे भी पड़े हुए हैं तो मेटाफेज में जाके क्या करेंगे कि क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट में। ये आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। माइटोटिक अपरेटस जो वहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी प्रोफेज में, वहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी कि सेंट्रियोल ने अपने आप को डिवाइड किया। दो हमारे पास ये जो आगे सेंट्रियोल वो अपोजिट पूल पे दोनों चले गए। इन दोनों को जब हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था कि जब दो सेंट्रियोल्स होंगे तो उनको कलेक्टिवली जो हम कॉल करेंगे वो क्या उनको बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे। फिर उसका फंक्शन भी हमने यूनिट नंबर 4 में ही पढ़ लिया कि सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे ब्लैक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये यहाँ पे क्रोमोसोम, मेटाफेज पे जाके क्रोमोसोम जो हैं वो अरेंज हो गए हुए हैं अलोंग द इक्वेटर प्लेट पे। सेंट्रोसोम जो है यहाँ पे अपोजिट पूल पे चले गए हैं और इन्होंने स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन यहाँ पे कर ली हुई है। उसके बाद थर्ड फेज है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या चीज़ होगी, एनाफेज में काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो कनेक्ट करेंगे किसके साथ, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। एनाफेज में ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों यहाँ पे जो सेंट्रोसोम हैं अपोजिट पूल पे हैं। यहाँ पे जाके अभी तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ, कुछ भी चेंजिंग नहीं आई। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा अगर आप इस वाली डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये वाला स्पिंडल फाइबर जो है ये अपने तरफ वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ये वाला सेंट्रोसोम जो है ये अपने तरफ
वाले ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे अगर आप एनाफेज में देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि सेपरेशन यहाँ पे हो गई हुई है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो हैं वो उनकी सेपरेशन हो गई हुई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को अब हम क्या कह, ये सिस्टर क्रोमोसोम जो थे पीछे हमारे पास, अब उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम देंगे। ये हमारे पास अब क्रोमोसोम नहीं रहे, सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए हैं। एनाफेज के एंड पे क्या होगा कि सेल जो है वो कामयाब हो गया हुआ है सेपरेट करने में 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम में, और उसको उसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। 4 वाली फेज़ अब हम देखते हैं, टीलोफेज जिसका नेम है। तो टीलोफेज बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज के। प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में है, क्रोमेटिन है, और फिर क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हुआ तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। न्यूक्लियर इन्वेल्प वहाँ पे डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, माइटोटिक अपरेटस वहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे टीलोफेज में क्या चीज़ होगी, ये बिल्कुल अपोजिट है, रिवर्स प्रोसेस है किस चीज़ का, प्रोफेज का। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेल्प अगेन उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो हैं अनफोल्ड होंगे बैक इनटू द क्रोमेटिन। ये जो एनाफेज में हमें 2 सेट जो नज़र आए हैं क्रोमोसोम के, ये अगेन किस चीज़ में जाके अनफोल्ड हो रहे हैं, क्रोमेटिन में। वही चीज़, पहले वो क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम में आए थे, अब वो क्रोमोसोम से क्रोमेटिन में जा रहे हैं। बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस जो था वो डिसअपियर हो गया था, माइटोटिक अपरेटस जो था वो बना हुआ था। यहाँ पे आके माइटोटिक अपरेटस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस जो है वो अगेन अपीयर हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और यहाँ तक टीलोफेज के एंड तक हमारे पास न्यूक्लियर डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो गई हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे आके कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस जो है, जिसको हमने कैरियोकाइनेसिस का नाम दिया था, वो यहाँ तक आके कंप्लीट हो गई हुई है। उसके बाद सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या है और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, और इसके साथ साथ एरर्स क्या हैं, माइटोसिस के एरर्स क्या होंगे। तो इसकी सेकंड फेज़ को हम लेके चलेंगे, माइटोसिस की सेकंड फेज़ को, कैरियोकाइनेसिस को, और उसी के साथ साथ हम सिग्निफिकेंस इंशाल्लाह देखेंगे और एरर इन माइटोसिस देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।